बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्यूज़ इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये फर्स्ट लेक्चर है। अच्छा, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन ऑस्ट्रेलिया। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन ऑस्ट्रेलिया है, ये इस वजह से लिया है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है और ऑस्ट्रेलिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है ये तकरीबन सेम है। तो आगे हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम जो है ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन में, in this lecture and in this course we consider some of the controversial issue in financial accounting that have been debated over time by the preparers, users, auditor and regulators of general purposes financial statement GPFS, general purpose financial statement। अच्छा, तो उसके बाद जो है द प्रिपरेशन ऑफ, ये जो हमने बात की है अभी, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्स अकाउंटेंट टू मेक डिसीजन एज टू विच अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द बेस्ट फॉर द गिवन एंटिटी एंड सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, इन सिचुएशन के किस अकाउंटिंग पॉलिसी जो है हम कहाँ पे बनाते हैं और उसकी बेस्ट यूज़ कहाँ पे है। लेट्स सपोज एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर कोई कंपनी है, ठीक है, उसको स्ट्रेट लाइन मेथड जो है डिप्रिसिएशन के लिए यूज़ करना चाहिए या एक्सेलरेटेड मेथड, ठीक है, उसकी जो प्लांट हो या इक्विपमेंट हो या प्रॉपर्टी हो, उसके लिए कौन सा मेथड जो है बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो द अकाउंटेंट मस्ट एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट एंड making a choice because determine the most appropriate accounting policies often not simple। let's suppose अगर वो अकाउंटिंग पॉलिसी चूज़ करते हैं, ठीक है, अब मशीनरी की डिप्रिशिएट के लिए, तो अकाउंटेंट नीड्स टू एस्टिमेट बोथ द यूजफुल लाइफ ऑफ दैट मशीनरी and the pattern of future economic benefit that is likely to be generated by it। If both of these characteristics are known at the start of the life of machinery, the accountant can only make an educated but uncertain judgment about how to depreciate the machinery। तो जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी है, तो जो अकाउंटेंट होते हैं मेनली वो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ नहीं बनाते, जैसे कि क्योंकि वो जैसे चाहते हैं वो वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। इसके क्योंकि जो रेगुलेशंस हैं बाकी, ठीक है, और जो इन पे गवर्नड है, ठीक है, जैसे कि कौन कौन से हैं वो बॉडीज़ जो है, यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर्म ऑफ रेगुलेशन की, तो उसमें है गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट रेगुलेशंस है, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड स्टैंडर्ड है, और उसके अलावा प्रोफेशनल एथिक्स हैं, ठीक है। और जो तीन मेन सोर्सेज है रेगुलेशन की, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वो है गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एक्सचेंज लिमिटेड लिस्टिंग रूल एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अदर प्रोनाउंसमेंट इशूड बाय द ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो है तो हमने सोर्सेज ऑफ रेगुलेशन के बारे में बात करनी है कि ये हाउ दे आर इन्फोर्स्ड, और उसके अलावा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में हमने बात करनी है, और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस करना है। ये जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दी है और एग्जांपल दी है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट लेजिस्लेशन है, तो अगर इसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकते, आइडेंटिफाई द मेन सोर्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। तो गवर्नमेंट लेजिस्लेशन इन ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया के लेजिस्लेशन के बारे में आप बात करें, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है
CLERP, इट्स मीन कॉरपोरेट लॉ इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्राम था कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जो है इस प्रोग्राम को मॉडर्नाइज किया, ठीक है। इस प्रोग्राम के में ये भी था कि कॉरपोरेशन एक्ट जो है, ठीक है, जो कि 1988 में उन्होंने अमेंड किया था, उसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है उस पर बहुत बड़ा असर हुआ था। कैसे? सेक्शन 292 है उसमें कॉरपोरेशन में, कि उसमें उन्होंने ये कहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हर ईयर जो है डिस्क्लोज होनी चाहिए, हर एंटिटीज़ की, हर पब्लिक कंपनी की और ऑल लार्ज प्रोप्राइटरी कंपनीज़ की, और उसके अलावा जितनी भी रजिस्टर्ड स्कीम हैं उसकी क्या होनी चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो वो कैसे होनी चाहिए? द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑडिट प्रोविजन ऑफ द कॉर्पोरेट एक्ट रिक्वायर्ड। जो ये मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं उसमें देखें। सबसे पहले है प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और केप्ट। फर्स्ट वन है प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और केप्ट, कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपर होने चाहिए और उसको सही तरह रखा जाए। अब उसके बाद है सेकेंड वन है, अ फाइनेंशियल रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर ईच हाफ ईयर फॉर डिस्क्लोजिंग एंटिटी ओनली। डिस्क्लोजिंग एंटिटी जो है उसके लिए जो है हर मतलब हाफ ईयर मतलब 6 मंथ्स में जो है प्रिपेयर करना चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्ट को, एंड द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में मतलब साल में 2 दफ़ा उसको जो है प्रिपेयर करना चाहिए। उसके बाद है थर्ड वन है गवर्नमेंट लेजिस्लेशन। द फाइनेंशियल रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट हो वो किस सॉरी सेकंड को तो हमने डिस्कस नहीं किया, इसको डिस्कस कर सॉरी। थर्ड वन है द फाइनेंशियल रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ, किस किस चीज़ पे कंसिस्ट है? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट comprising a statement of comprehensive income, a statement of financial position। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्ट में? सबसे पहले जो है comprehensive income, statement of financial position, a statement of changes in equity and statement of cash flows। ये भी लाजमी है। और उसके अलावा क्या चाहिए? द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द थर्ड वन द डायरेक्टर्स डिक्लेरेशन अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नोट, और डिक्लेरेशन। इसके अलावा फाइनेंशियल रिपोर्ट में ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए 3। उसके बाद है फोर्थ वन, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी उसकी ट्रू एंड फेयर व्यू होनी चाहिए, वैल्यू जो होगी वो उसमें कोई फ्रॉड वगैरह नहीं होनी चाहिए। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए वो ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। द सिक्स वन जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू इज इंक्लूडेड इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें देखें अब एक ये बात भी है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स प्रिपेयर किए गए हों, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ना हो और वो उसमें ट्रू एंड फेयर व्यू ना हो, तो उसमें क्या करना चाहिए? एडिशन इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी चाहिए। ये इस वजह से एडिशन इन्फॉर्मेशन इस वजह से लिखा हुआ है यहाँ पे जो अगर आप देखें पॉइंट नंबर 4 में एक ट्रू एंड फेयर व्यू हो, अगर किसी की जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू उसमें से नहीं आ रही, तो फिर उसको जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो नेसेसरी है, ठीक है, कि वो उसमें से ट्रू एंड फेयर व्यू दे सके। This means the entity must comply with the accounting standard in the preparation of their financial statement, even if, in the opinion of the government board, this does not result in true and fair view. और लास्ट वन क्या होनी चाहिए? The financial statement include an auditor's report. अब वैसे भी auditors have to report whether in their opinion in the financial statement
are prepared in compliance with accounting standard and provide a true and fair view. अगर नहीं है, यही ओपिनियन नहीं है, तो ऑडिटर रिपोर्ट जो है ऐसे केसेस में जो है ऐसे केसेस में यह होता है वेयर देयर हैव नॉट बीन कंप्लायंस with an accounting standard, the auditors also have to provide an opinion to the quantified effect of non-compliance on the financial statement. Next one है accounting standards and interpretation. तो इसमें हमने बात करनी, आगे लिखो APESB, इसका मतलब है द अकाउंटिंग प्रोफेशनल एंड इथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि है 2006 में जो है ये बना है, ठीक है, फॉर्म हुआ है। और इसकी जो अथॉरिटी है ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के मुताबिक, जैसे AASB अकाउंट ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, तो इसमें जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है वो नीचे लिखा हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टेट दैट मेंबर शेल टेक ऑल रीजनेबल स्टेप टू अप्लाई Australian accounting standard when they prepare and or present general purpose financial statement that purport to comply with the Australian financial reporting framework. कि जो मेंबर्स होते हैं वो उनको रीजनेबल स्टेप जो है अप्लाई लेने चाहिए जब वो अप्लाई करते हैं ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसके अलावा जो है इन एडिशन टू प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरप्रिटेशन, the Australian Accounting Standard Board has been developing a conceptual framework for general purpose financial reporting. The conceptual framework is used by the Australian Accounting Standard Board in the development of accounting standard and interpretation. और वो जो है वो किन्होंने यूज़ किया हुआ है, प्रिपेयर, ऑडिटर, रेगुलेटर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो रिजॉल्व करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के प्रॉब्लम्स को, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो हो कि कवर नहीं किया गया था। अच्छा, अब ये ग्राफ है, ये ग्राफ जो है ये है द डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ये इस ग्राफ में क्या शो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑस्ट्रेलियन equivalence of IFRS from 1st January 2005, the issues of the IASB and the International Financial Reporting Committee work program are also included in the Australian Accounting Standard Board work program. यहाँ पे जैसे आइडेंटिफाई टेक्निकल इश्यूज एंड आइडेंटिफाई, ये 3 फेज हैं। जो फर्स्ट वन है, ठीक है, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। अब जो सेकंड की अगर हम बात करें तो ये इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के मुताबिक है। इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ये इश्यूज उन इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करता है जो कि उस वर्क प्रोग्राम में हो, ठीक है। द थर्ड वन है ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड मेंबर एंड स्टाफ, ये किसके लिए है, मेंबर एंड स्टाफ के लिए है। अच्छा, तो इसको जब आइडेंटिफाई करते हैं, एजेंडा होता है, रिसर्च एंड कंसिडर इशू होते हैं, उसके बाद ये जो होता है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, ठीक है, ये स्टेक होल्डर होते हैं और ये भी ये इंडिविजुअल के लिए होता है। इशू स्टैंडर्ड और अदर प्रोनाउंसमेंट, यहाँ पे इम्प्लीमेंट एंड कंप्लायंस होता है। तो ये है द डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड कंसेप्ट स्टेटमेंट। तो इसको आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, आगे चैप्टर में। यहाँ पे जस्ट इसको मैंने इंट्रोड्यूस कराना था यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट वन जो है हमारे पास प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इंटरप्रिटेशन, जो इसके मेजर फीचर्स हैं, मेजर फीचर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन मॉडल, जो कि फाइनलाइज्ड हुआ था 2001 में। ये है ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का जो है मॉडल है। तो इसके जो मेन फीचर्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन है टॉपिक बाय टॉपिक बेसिस। इसका मतलब है कि जो इंटरप्रिटेशन एडवाइजरी है, पैनल्स है,
उसको इंटरप्रिटेशन एडवाइजरी पैनल में बी फॉर्म एज रिक्वायर्ड ऑन अ टॉपिक बाई टॉपिक बेसिस। इसका मतलब है कि इस पैनल को जो प्रिपेयर करते हैं अल्टरनेटिव व्यू से, ठीक है, उसकी इशू के बेस पे, और जहाँ पे ये अप्रोप्रिएट हो उसको रिकमेंड करते हैं ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को, ठीक है, जो कि इसको ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को जो हम नेक्स्ट जो है हमारा लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। सेकंड वन है पोटेंशियल इंटरप्रिटेशन एडवाइजरी पैनल मेंबर इज मेंटेन्ड ऑन द ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वेबसाइट। और इसके अलावा जो है एंड इट इज फ्रॉम दिस रजिस्टर्ड एंड पैनल मेंबर्स आर ड्रॉन। और थर्ड वन जो है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ IASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मेड बाय द IFRIC। जब से ये ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के जो है इक्विवेलेंट है, ठीक है, और इसके रिलेवेंट जो ऑस्ट्रेलिया में है उसमें जो एडिशन करते हैं, इफ एन इशू अराइजेस दैट रिलेट्स टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ एन Australian Accounting Standard Board, that is of an Australian सॉरी ये अजान के लिए वीडियो मैंने पॉज की थी। अच्छा, तो नेक्स्ट लास्ट वन है एंटिटीज मस्ट अप्लाई रेलेवेंट इंटरप्रिटेशन विद इन द स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड। आगे चलते हैं। अब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि वो मेंबर्स होते हैं जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होनी चाहिए। तो उसमें कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है मेंबर्स हु आर इन्वॉल्व इन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन और presentation of financial statement of a reporting entity shall take all reasonable steps to ensure that the reporting entity prepares general purpose financial statement। आगे को देखते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है मेंबर shall take all reasonable steps to apply Australian accounting standard when they prepare and or present general purpose financial statement that purport to comply with the Australian financial reporting framework। next one है where members are unable to apply Australian accounting standards pursuant to paragraph 5.1 है जिसको आगे हमने नेक्स्ट उसमें डिस्कस करना है। they shall take all reasonable steps to ensure that any department from Australian accounting standard the reason for such departure and its financial effects are properly disclosed and explained in the general purpose financial statement। लास्ट वन है और इसको फिर ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लेंथी हो गया। मेंबर्स एंड पब्लिक प्रैक्टिसेस shall take all reasonable steps to ensure that clients have complied with Australian accounting standard when they perform an audit a review engagement or a compilation engagement of general purposes financial statement which purport to comply with the Australian financial reporting framework। तो इसको जो है एग्जांपल के साथ आगे जो क्लास में फिर करेंगे।